जय हिंद। जरा कल्पना कीजिए, यदि आज सुबह जब हम उठे होते तो हमारे पास अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता न होती, अपने सपने चुनने की स्वतंत्रता न होती, अपने भविष्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता न होती, अपने धर्म, भाषा, संस्कृति और अपनी पहचान के साथ सम्मानपूर्वक जीने की स्वतंत्रता न होती, तो क्या हम उसी जीवन को स्वतंत्र जीवन कह सकते थे? आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे हाथ में तिरंगा है, हमारे सामने लोकतंत्र है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने का अधिकार है। लेकिन आज इस पावन अवसर पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन क्या हम स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को जी रहे हैं? क्योंकि आजादी केवल सत्ता परिवर्तन का नाम नहीं है। आजादी केवल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को तिरंगा फहराने का नाम भी नहीं है। आजादी केवल राष्ट्रगान गाने का नाम भी नहीं है। आजादी केवल सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट डालने का भी नाम नहीं है। आजादी तो एक अधिकार है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक जिम्मेदारी है। और इसलिए आज मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट लिविंग हैप्पीली में आप सबों का स्वागत करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा विषय है भारत कब आजाद हुआ। यह नहीं है, आज का प्रश्न है भारत को आजाद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। उस आजादी की कीमत जानते हैं साथियों? आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें एक क्षण के लिए अपने उत्सव से बाहर निकलकर इतिहास की उस अंधेरी सुरंग में जाना होगा जहां से हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की रोशनी डाली थी। जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जहां अपने ही देश में निर्णय लेने का अधिकार सीमित था, जहां आर्थिक शोषण ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जहां किसानों, मजदूरों, कारीगरों और व्यापारियों की पीड़ा ने एक लंबे संघर्ष को जन्म दिया और धीरे धीरे एक चेतना जागी। कहीं कोई किसान खड़ा हुआ, कहीं कोई विद्यार्थी, कहीं कोई शिक्षक, कहीं कोई पत्रकार, कहीं कोई साधु, कहीं कोई महिला, कहीं कोई सैनिक, कहीं कोई क्रांतिकारी और कहीं कोई सामान्य नागरिक। भारत की स्वतंत्रता की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के त्याग की कहानी है। 1857 याद है ना, वो तिथि, वो वर्ष जहां से हमारी स्वतंत्रता की अंतिम सुबह तक की यात्रा का चर्चा करेंगे साथियों। 1857 वही वर्ष है। विद्रोह का केवल एक सैन्य घटना नहीं हुआ था, वह भारतीय संतोष और प्रतिरोध की एक बड़ी अभिव्यक्ति था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से इतिहास में अमिट स्थान बनाया। बेगम हजरत महल ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह जैसे वीरों ने वृद्धावस्था में भी संघर्ष का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन संघर्ष वहीं समाप्त नहीं हुआ, भारत की चेतना आगे बढ़ती रही। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक शोषण को समझाया, बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक जागरण को गति दी, लाल बाल पाल की त्रेय ने, तिकड़ी ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जन आंदोलन का हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन आया, स्वदेशी का संदेश आया, नमक सत्याग्रह आया, दांडी मार्च आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया और फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया 1942 में साथियों।
देश ने एक स्वर में कहा, अब नहीं, अब दास्ता स्वीकार नहीं, अब स्वतंत्रता के बिना समझौता नहीं। और क्रांति की दूसरी धारा जानते हैं कब चली थी? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष केवल एक पद्धति तक सीमित नहीं था। क्रांतिकारियों ने भी अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और असंख्य ऐसे नाम जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में शायद उतनी जगह नहीं मिली जितनी उनके बलिदान को मिलनी चाहिए थी। भगत सिंह की कहानी हमें केवल साहस नहीं दिखाती, वह हमें विचार की शक्ति सिखाती है। चंद्रशेखर आजाद हमें आत्मसम्मान सिखाते हैं। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की मित्रता हमें यह बताती है कि राष्ट्र की लड़ाई संकीर्ण पहचान से कहीं बड़ी होती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता के लिए असाधारण साहस और संगठन की आवश्यकता होती है। और हमें कभी महिलाओं की अदृश्य शक्ति को नहीं भूलना चाहिए साथियों। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमें भारत की उन महिलाओं को भी नमन करना चाहिए जिन्होंने संघर्ष की हर पंक्ति में अपनी भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अशरफ अली, मातंगिनी हाजरा, कस्तूरबा गांधी, उषा मेहता और असंख्य ऐसी महिलाएं जिनके नाम शायद हम नहीं जानते। स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें एक बात सिखाई, राष्ट्र निर्माण में कोई आधा नागरिक नहीं होता। हर नागरिक महत्वपूर्ण है और हर हाथ महत्वपूर्ण है, हर प्रतिभा महत्वपूर्ण है, हर सपना महत्वपूर्ण है। यह किसी एक व्यक्ति की आजादी नहीं थी। इसलिए आज हम इतिहास को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक विचारधारा, किसी एक क्षेत्र, किसी एक भाषा या किसी एक समुदाय की उपलब्धि नहीं थी। यह एक विशाल राष्ट्रीय संघर्ष था साथियों। उसमें उत्तर भारत था, दक्षिण भारत था, पूर्व था, पश्चिम था, गांव थे, शहर थे, किसान थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, महिलाएं थी, सैनिक थे, बैंकर्स थे, वकील थे, शिक्षक थे, संत थे, क्रांतिकारी थे और सबसे बढ़कर भारत का सामान्य नागरिक था। यही भारत की शक्ति है। और मैं अब बात करूंगा उस विभाजन की पीड़ा की बात साथियों। 15 अगस्त की कहानी केवल उत्सव की कहानी मानने की चूक न करें, इसके साथ एक गहरी पीड़ा भी जुड़ी है। इस भारत के विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। लोगों ने घर छोड़े, परिवार से बिछड़े, लोग विस्थापित हुए, हिंसा हुई, असंख्य जीवन प्रभावित हुए। इस इतिहास को याद करने का उद्देश्य किसी समुदाय के प्रति मेरा यह भावना घृणा पैदा करना नहीं है, बल्कि इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है। इतिहास का संदेश घृणा नहीं, मानवता है। इतिहास हमें बताता है शांति केवल मूल्यवान है, सामाजिक सद्भाव कितना नाजुक है और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है साथियों। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि विभाजन हुआ था, हमें यह भी बताना चाहिए कि हम ऐसा भविष्य बनाएं जहां विभाजन की त्रासदी फिर कभी मानवता को न दोहरानी पड़े। और जानते हैं, ये 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की सुबह, इस घड़ी में मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस ऐतिहासिक क्षण में। 14 अगस्त की रात समाप्त हो रही थी और 15 अगस्त की सुबह भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। सदियों की दास्ता के बाद भारत अपने भविष्य का स्वामी बनने जा रहा था। यह केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं था, एक ऐसी जिम्मेदारी
जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा, हमारे संविधान निर्माताओं ने दिशा दी, और अब उस जिम्मेदारी के उत्तराधिकारी हम हैं। और ये संविधान जानते हैं साथियों, स्वतंत्रता की आत्मा है। अगर अपने स्वतंत्रता को स्थायी रखना है तो केवल राजनीतिक आजादी पर्याप्त नहीं है। भारत को ऐसा संविधान चाहिए था जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और राष्ट्र की संस्थाओं को दिशा दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को आज हम नमन करते हैं। हमारा संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता, वह हमें एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। और यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस को संविधान की भावना से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे पास अधिकार हैं, हमारे पास कर्तव्य भी हैं। और अधिकार और जिम्मेदारी जानते हैं, हम पूछते हैं ना अक्सर कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन हमें यह भी पूछना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। हम कहते हैं मुझे स्वच्छ भारत चाहिए, लेकिन क्या मैं स्वयं कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकूंगा? हम कहते हैं मुझे भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, लेकिन क्या मैं स्वयं गलत लाभ लेने से इनकार करूंगा? हम कहते हैं मुझे सुरक्षित सड़कें चाहिए, लेकिन क्या मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा? हम कहते हैं मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन क्या मैं दूसरे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करूंगा? हम कहते हैं मुझे मजबूत भारत चाहिए, लेकिन क्या मैं अपने काम में उत्कृष्टता लाऊंगा? यही स्वतंत्रता की वास्तविक परीक्षा है। और देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म की नई परिभाषा जानते हैं साथियों? ये देशभक्ति केवल नारा नहीं है, देशभक्ति केवल भावना भी नहीं है, देशभक्ति तो आचरण है। देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी आवाज नहीं, हमारा आचरण है। जब एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, वह देशभक्ति है। जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा से बच्चों को शिक्षित करता है, वह देशभक्ति है। जब किसान कठिन परिस्थितियों में अन्न उगाता है, वह देशभक्ति है। जब सैनिक सीमा पर डटा रहता है, वह देशभक्ति है। जब वैज्ञानिक वर्षों तक प्रयोगशाला में काम करता है, वह देशभक्ति है। जब एक सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ रखता है, वह देशभक्ति है। जब एक सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से काम करता है, वह देशभक्ति है। जब एक बैंकर अपने कस्टमर की सेवा करता है, यह देशभक्ति है। जब एक युवा किसी सामान्य सी समस्या का समाधान खोजता है, वह देशभक्ति है। जब एक नागरिक गलत देखकर भी चुप रहने के बजाय सही के साथ खड़ा होता है, वह भी देशभक्ति है साथियों। और आज 15 अगस्त 2026 है ना साथियों, यानी 79 इयर्स की यात्रा। आकलन कभी आपने किया है कि हमने क्या हासिल किया? 1947 में भारत के सामने चुनौतियां विशाल थी। गरीबी, अशिक्षा, कम औद्योगिक क्षमता, कम बुनियादी ढांचा, विभाजन की पीड़ा, संस्थाओं को खड़े करने की चुनौती। लेकिन जानते हैं साथियों, आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी कि भारत रुका नहीं। हमने लोकतंत्र को जीवित रखा, हमने चुनावों की परंपरा को मजबूत किया, हमने कृषि में परिवर्तन देखा, हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा की दिशा बदली, श्वेत क्रांति ने दुग्ध क्षेत्र को नई शक्ति दी। हमने आईआईटी, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और वैज्ञानिक संस्थान विकसित किए। हमने परमाणु कार्यक्रम में अपना पहचान बनाई। हमने डिजिटल क्रांति को अपनाया। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाया।
हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को नई ऊर्जा दी, हमने स्टार्टअप की एक नई पीढ़ी देखी और आज भारत विज्ञान और तकनीक के अनेक क्षेत्रों में दुनिया के सामने अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। जानते हैं साथियों, इसे कहते हैं आसमान से भी आगे। भारत का स्पेस जर्नी। कभी भारत के पास संसाधन सीमित थे, आज भारत अंतरिक्ष में अपना क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इसरो के अनुसार 2025 में भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें स्पेस डेक्स द्वारा ऑटोनोमस डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रदर्शन और निसार जैसे संयुक्त मिशन शामिल हैं। और 2026 में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा। 18 जुलाई 26 को भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और भारतीय निजी कंपनी द्वारा भारत की धरती से पहला सफल ऑर्बिटल लॉन्च किया। यह केवल रॉकेट लॉन्च नहीं है साथियों, यह एक मानसिकता का परिवर्तन है। भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता नहीं बनना चाहता, भारत तो टेक्नोलॉजी का निर्माता बनना चाहता है और यही आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ है। और जानते हैं, यह चंद्रमा से अंतरिक्ष स्टेशन तक की यात्रा की कहानी। जब हमने चंद्रयान 3 2023 में, आपको याद होगा, भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से ऐतिहासिक उपलब्धि हमें मिली थी। और रिसेंटली जस्ट एक साल पहले 2025 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना हमारे भारतवर्ष की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जर्नी के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। और यह उपलब्धि हमें एक प्रश्न पूछती है, यदि भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू सकता है तो क्या भारत गरीबी को पीछे नहीं छोड़ सकता? यदि हम चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं तो क्या हम हर बच्चे तक गुणवत्ता शिक्षा नहीं पहुंचा सकते? यदि हम सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट बना सकते हैं तो क्या हम हर गांव को बेहतर हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी नहीं दे सकते? हमारी क्षमता का आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। यहां हमें ईमानदार होना होगा। देशभक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को छिपा दें। महान राष्ट्र अपनी कमियों से आंख नहीं चुराते। भारत के सामने आज भी चुनौतियां हैं। गरीबी के अवशेष, रोजगार और एम्प्लॉयबिलिटी, आर्थिक असमानता, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, जल संकट, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि की चुनौतियां, शहरीकरण का दबाव, मिस इन्फॉर्मेशन, डिजिटल एडिक्शन, एआई एथिक्स, सामाजिक तनाव और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी में कमी। हमें इन तमाम समस्याओं को देखकर निराश नहीं होना है। हमें इन्हें देखकर कहना है, यह मेरी जिम्मेदारी है। और क्या हम भीतर से स्वतंत्र हैं? अब मैं स्वतंत्रता के एक और गहरे अर्थ पर आना चाहता हूं साथियों। हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है ना, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए कि क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं? यदि हमारा मन हर समय दूसरे की स्वीकृति का गुलाम है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि सोशल मीडिया हमारे समय और ध्यान को नियंत्रित करता है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि क्रोध हमारे निर्णय लेता है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि डर हमें अपने सपनों से रोकता है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि पूर्वाग्रह हमें दूसरे इंसान से घृणा करना सिखाता है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि हम बिना सत्यापन के मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या हम स्वतंत्र विचारक हैं?
यदि हम भ्रष्टाचार को देखकर कहते हैं सब करते हैं, ये चलता है, तो क्या हम वास्तव में स्वतंत्र नागरिक हैं? साथियों, बाहरी स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक भीतर का मन स्वतंत्र नहीं होता। हमें स्वतंत्र होना है। किससे जानते हैं? अज्ञान से, भय से, घृणा से, पूर्वाग्रह से, आलस्य से, नशे से, अपनी नकारात्मक सोच से और उस मानसिक गुलामी से जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से छोटा बना देती है। हम सब बचपन में पढ़े ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही भारत की असली शक्ति है। हमारे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक भोजन हैं, अनेक पोशाकें हैं, अनेक त्योहार हैं, अनेक विचार हैं, अनेक जीवन शैलियां भी हैं, लेकिन हमारा संविधान हमें जोड़ता है। हमारा तिरंगा हमें जोड़ता है और हमारी साझा राष्ट्रीय चेतना हमें जोड़ती है। और सबसे ऊपर हम भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिटी का अर्थ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एकता का अर्थ यह नहीं है कि हम सब एक जैसे हो जाएं। एकता का अर्थ है हम अलग होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करें। हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है। इसलिए भाषा अलग हो सकती है, भोजन अलग हो सकता है, पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारा सम्मान एक होना चाहिए। और मैं बात करता हूं अब भारत की बेटियों के बारे में। जानते हैं साथियों, इसे भारत की शक्ति आपको कहना पड़ेगा। भारत की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हमारी बेटियों को समान अवसर नहीं मिलता। आज भारतीय महिलाएं विज्ञान में हैं, सेना में हैं, विमान उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, खेल में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं, व्यवसाय चला रही हैं, प्रशासन में नेतृत्व कर रही हैं, कृषि में योगदान दे रही हैं, शिक्षा और हेल्थ केयर में योगदान दे रही हैं, घर और समाज दोनों को संभाल रही हैं। हमें केवल महिलाओं को एम्पावर करने की बात नहीं करनी है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां उनकी प्रतिभा को किसी अनुमति की आवश्यकता न पड़े। और जब भारत की बेटी आगे बढ़ती है ना, तो केवल एक परिवार नहीं, पूरी पीढ़ी आगे बढ़ती है। और अब मैं उस जेन जी की बात करता हूं, यूथ, जिसे कहते हैं भारत का निर्णायक बल। और मैं अपने अधिकतम दर्शकों यानी युवाओं से बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं युवक गण या युवती, आप केवल भारत की जनसंख्या नहीं है, आप भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्टिव कैपिटल हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप डिविडेंड नहीं बनता, ऐसे ही मुनाफा नहीं देता। उसके लिए क्या चाहिए जानते हैं? एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, वैल्यूज, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन। मेरे प्रिय युवा मित्रों, आप सिर्फ नौकरी मत खोजिए, अपने आसपास की समस्या को खोजिए, समाधान को खोजिए, नया उत्पाद बनाइए, नया विचार दीजिए, नई टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए, रिसर्च कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, टीचर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, सोल्जर बनिए, डॉक्टर बनिए, बैंकर बनिए, लेकिन जो भी बनिए श्रेष्ठ बनिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे जीवन में ना कैरेक्टर, कंपिटेंस, करेज, कंपैशन, ये जब चारों मिलते हैं ना, तब ग्रेट लीडरशिप होती है। साथियों, जो ज्ञान आप हासिल किए हैं ना, अर्जित किए हैं, आपको सक्षम बनाता है, और चरित्र आपको विश्वसनीय बनाता है, और साहस आपको कठिन निर्णय लेने की शक्ति देता है, और करुणा
आपको महान बनाती है साथियों। और डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल डिसिप्लिन भी। आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया का ज्ञान है ना, एक स्मार्टफोन में लाइब्रेरी है, क्या नहीं है वो बताइए। ये विश्वविद्यालय है, बाजार है, कम्युनिकेशन है, एआई है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्शन भी बन सकती है। इसलिए आने वाले भारत को केवल डिजिटली कनेक्टेड नागरिक नहीं चाहिए, भारत को तो डिजिटली डिसिप्लिन नागरिक चाहिए। हर संदेश फॉरवर्ड करने से पहले पूछिए, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या यह हमारे समाज में तनाव बढ़ाएगा? एक जिम्मेदार नागरिक मिस इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमीटर नहीं, ट्रुथ का प्रोटेक्टर होता है। और मैं अब अपने फौजी बंधियों, देखिए हमारे पोस्टर में भी लगे हुए हैं, और मैं स्वयं भी भूतपूर्व फौजी रहा हूं। हमारे सैनिक जो स्वतंत्रता के प्रहरी हैं, आज इन्हीं प्रहरी की बात करूंगा। आज इस तिरंगे के सामने हम उन वीरों को नमन करते हैं जो सीमा पर खड़े हैं। हम तो अपने घर में परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, है ना, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, किसी सैनिक का परिवार उससे दूर होता है। जब हम रात में चैन की नींद सोते हैं ना, तो कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं ना, तो किसी ने उस स्वतंत्रता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, कोस्ट गार्ड, सीएपीएफ, पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर्सनल और हमारे महान वेटरन्स, आपके त्याग को भारत कभी भूल नहीं सकता। और उन परिवारों को भी हमारा प्रणाम है जिन्होंने अपने प्रियजन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तिरंगा केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है साथियों, ये तिरंगा है ना, ये बलिदान का भी प्रतीक है। और अब मैं किसान की बात कैसे न करूं साथियों। हर हाथ राष्ट्र निर्माता होता है। आप जानते हैं ना, ये राष्ट्र हमारा है, केवल संसद में नहीं बनता, राष्ट्र केवल मंत्रालय में नहीं बनता, राष्ट्र केवल बड़े उद्योगों से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है खेत में, कारखाने में, प्रयोगशाला में, कक्षा में, अस्पताल में, सीमा पर, कार्यालय में, सड़क पर, दुकान में और घर में। एक किसान अन्न पैदा करता रहता है, एक मजदूर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, एक इंजीनियर टेक्नोलॉजी बनाता है, एक टीचर भविष्य बनाता है, एक डॉक्टर जीवन बचाता है, एक एंटरप्रेन्योर रोजगार पैदा करता है, एक साइंटिस्ट ज्ञान की सीमा आगे बढ़ाता है और एक सैनिटेशन वर्कर शहर को स्वस्थ रखने में योगदान देता है। एक ड्राइवर लोगों और अर्थव्यवस्था को गतिशील रखता है। एक बैंकर आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाता है। एक ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट संस्थाओं में विश्वास पैदा करता है। और भारत का निर्माण जानते हैं, फेमस पीपल, अचीवर्स अकेले नहीं करते। भारत का निर्माण ऑर्डिनरी सिटीजन्स डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क विथ इंटेग्रिटी करते हैं। और आज दुनिया भारत को केवल एक विशाल बाजार के रूप में नहीं देखती साथियों। भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर और ह्यूमन टैलेंट के क्षेत्र में अपना भूमिका बढ़ा रहा है। यही है ग्लोबल इंडिया। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, विश्व में प्रभाव बढ़ना तभी सार्थक है जब हम उसके साथ जिम्मेदारी भी हमारी बढ़े। भारत की ग्लोबल लीडरशिप का अर्थ केवल शक्ति नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए पीस, पार्टनरशिप, नॉलेज, इनोवेशन, ह्यूमैनिटी और विश्व कल्याण में योगदान। हमारी सभ्यता ने सदियों से एक व्यापक विचार दिया है, क्या
वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया को परिवार मानने की दृष्टि यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह हमारी सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। और विकसित भारत जो आज पॉपुलर नैरेटिव है ना साथियों, इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। जब हम कहते हैं विकसित भारत, तो इसका अर्थ केवल बड़ी जीडीपी नहीं है। डेवलप्ड इंडिया का अर्थ है ऐसा भारत जहां बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जहां बीमारी परिवार को आर्थिक संकट में न धकेले, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्ध हो, जहां युवा के पास कौशल और अवसर हो, जहां महिलाओं को सुरक्षा और समान अवसर मिले, जहां वैज्ञानिक इनोवेशन कर सके, जहां उद्योग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, जहां शहर क्लीन और सस्टेनेबल हो, जहां गांव कनेक्टेड और प्रोस्पेरस हो, जहां इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, जहां कानून का शासन हो, जहां इन्वायरमेंटल सुरक्षित हो, जहां टेक्नोलॉजी इथिकल हो और जहां नागरिक जिम्मेदार हो। विकसित भारत यह केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, एक नागरिक सभ्यता का लक्ष्य है। और इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, यही है हमारी अगली मंजिल। आज 15 अगस्त 2026 को मैं वीडियो आप सबों के लिए समर्पित कर रहा हूं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात के लिए देरी, अब कर दीजिए। इस 15 अगस्त को, आज 26 है ना जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 15 अगस्त को। और याद है साथियों क्या होगा? आपने कभी विचार किया है कि 2047 में जब हम शताब्दी मनाते होंगे, हमारे स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। आज जो बच्चे स्कूल में है ना दौड़ रहे हैं, 2047 में वो भारत के डिसीजन मेकर होंगे। और आज के जो युवा है ना 2047 के लीडर्स होंगे। आज हम जो निर्णय लेते हैं उनका परिणाम 2047 तक का भारत देखेगा। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि 2047 का भारत कैसा होना चाहिए? क्या वह केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो? नहीं, उसे नैतिक रूप से भी शक्तिशाली होना चाहिए। क्या वह टेक्नोलॉजी में आगे हो? तो हां, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमैनिटी भी हो। क्या वह मिलिट्री पावर में मजबूत हो? हां, लेकिन पीस के लिए भी प्रतिबद्ध हो। क्या वह समृद्ध हो? हां, लेकिन विकास इंक्लूसिव हो। क्या वह विश्व गुरु कहलाए? यदि ऐसा शब्द इस्तेमाल हो तो वह केवल गौरव के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, मानवता और जिम्मेदारी के कारण हो। साथियों, मैं अब आपको उड़ा के लेके चलता हूं, ठीक है, रॉकेट से 2047 की तस्वीर दिखाता हूं, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि 2047 का हमारा महान भारत कैसा होगा। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, हर परिवार को एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिले, किसान टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस से इंपावर्ड हो, हमारे शहर स्वच्छ हो, हमारे गांव सस्टेनेबल और प्रोस्पेरस हो, हमारी महिलाएं लीडरशिप के हर क्षेत्र में हो, हमारे युवा इनोवेशन की सीमाएं बदल रहे हो, हमारे वैज्ञानिक नई डिस्कवरीज कर रहे हो, हमारे एंटरप्रेन्योर्स दुनिया की समस्याओं का समाधान बना रहे हो, हमारी सेना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और प्रोफेशनली स्ट्रांग हो, हमारी डेमोक्रेसी रिजिलियंट हो, लाख समस्याओं में भी सस्टेन करने वाले, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति आत्मविश्वास से भरी हो और हमारे नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाएं। लेकिन याद रखिए 2047 सरकार अकेले नहीं बनाएगी। 2047 हम बनाएंगे, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, हमारे बच्चे बनाएंगे, हर नागरिक बनाएगा। तो हमारी भूमिका क्या होगी? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं, है ना? आप भी कहेंगे, मैं भी यही कह रहा हूं।
और यह प्रश्न ही हमें बदलने की जरूरत है। एक नागरिक क्या कर सकता है? तो बहुत कुछ। एक व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, एक शिक्षक एक बच्चे का जीवन बदल सकता है, एक एंटरप्रेन्योर 10 लोगों को रोजगार दे सकता है, एक युवा किसी गांव की समस्या का डिजिटल सॉल्यूशन बना सकता है, एक परिवार पानी बचा सकता है, एक नागरिक प्लास्टिक कम कर सकता है, एक व्यक्ति फेक न्यूज रोक सकता है, एक अधिकारी रिश्वत से इनकार कर सकता है, एक डॉक्टर गरीब मरीज का सम्मान कर सकता है, एक बिजनेसमैन इथिकल बिजनेस कर सकता है, एक विद्यार्थी रोज 1 घंटा सीख सकता है। तो राष्ट्र निर्माण साथियों बड़े भाषणों से नहीं, छोटे छोटे सही कर्मों से के करोड़ों योग से होता है। और आजादी का असली प्रश्न जानते हैं, इसलिए आज मैं आपसे यही पूछूंगा साथियों, भारत ने आपके लिए क्या किया? आज मैं आपसे पूछूंगा, आपने भारत के लिए क्या किया? अपने परिवार के लिए क्या किया? आपने समाज के लिए क्या किया? अपने शहर के लिए क्या किया? अपने गांव के लिए क्या किया? अपने प्रोफेशन में एक्सेलेंस के लिए क्या किया? किसी जरूरतमंद के लिए क्या किया? किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? अपने पर्यावरण के लिए क्या किया? अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? बहुत ज्यादा सवाल पूछ दिया ना, सर पूरा भारी हो गया होगा, है ना? मेरा भी सवाल पूछते पूछते सर भारी हो गया। और अगर आज आपके इन तमाम सवालों का उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। मैं निराश करने के लिए सवाल नहीं पूछा। आज से शुरुआत कीजिए। आज 15 अगस्त सबसे पवित्र दिन है ना, नागरिक संकल्प। यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ आप संकल्प लीजिए, मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा, मैं हर भारतीय का सम्मान करूंगा, मैं जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के आधार पर घृणा नहीं फैलाऊंगा, मैं बिना सत्यापन के मिस इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं कानून का सम्मान करूंगा, मैं अपने कार्य को ईमानदारी और उत्कृष्टता से करूंगा, मैं लगातार सीखता रहूंगा, मैं अपने से कम अवसर पाने वाले कम से कम एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी निभाऊंगा, मैं भारत को केवल भविष्य की आशा नहीं दूंगा, मैं उस भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। और सबसे अंत में मैं अपनी स्वतंत्रता को सार्थक बनाऊंगा। जानते हैं, एक नागरिक बदलेगा तो एक परिवार बदलेगा, और जानते हैं जब एक परिवार बदलता है ना तो एक समाज बदलेगा, तो एक शहर बदलेगा, एक शहर बदलेगा तो एक राज्य बदलेगा, और जब करोड़ों नागरिक बदलेंगे तो कल्पना कीजिए भारत बदलेगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण की शुरुआत संसद से पहले हमसे होती है, और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत सरकार से पहले नागरिक से होती है। राष्ट्र निर्माण की शुरुआत किसी और से पहले मुझसे होती है। साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब तिरंगा आकाश में लहराएगा, जब राष्ट्रगान की धुन बजेगी, जब हम भारत माता की जय कहेंगे, उस क्षण एक पल के लिए अपने भीतर झांकिएगा और स्वयं से पूछिएगा आंखें बंद करके कि क्या मैं केवल स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं या मैं एक जिम्मेदार भारत का निर्माता भी हूं। क्योंकि स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है हमारी पीढ़ी को, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत हमें मिला है, लेकिन भारत का भविष्य हमें बनाना है। साथियों, उन वीरों को मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दिया। उन माताओं को नमन
जिन्होंने अपने पुत्रों को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, उन महिलाओं को नमन जिन्होंने संघर्ष की हर पंक्ति में योगदान दिया, उन किसानों को भी मैं नमन करता हूं जो भारत का पेट भरते हैं, उन श्रमिकों को नमन करता हूं जो भारत की आधारशिला मजबूत करते हैं, उन वैज्ञानिकों को भी मैं नमन करता हूं जो भारत की सीमाएं धरती से आकाश तक बढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को नमन करता हूं जो भारत का भविष्य गढ़ते हैं, उन युवाओं को मैं नमन करता हूं जो भारत के सपनों को ऊर्जा देते हैं, और अंत में उन सैनिकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आज भी अभी भी सीमाओं पर डटे हैं। साथियों, आइए हम इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल तिरंगा न फहराएं, अपने भीतर भी राष्ट्र धर्म का ध्वज फहराएं। केवल भारत माता की जय न बोलें, भारत माता के लिए अपने कर्मों को भी समर्पित कीजिए। केवल आजादी का उत्सव न मनाइए, आजादी की जिम्मेदारी भी निभाएं। केवल भारत की गौरव की बातें न कीजिए, भारत के गौरव को बढ़ाने वाला अपना योगदान दीजिए। केवल 2047 के विकसित भारत का सपना न देखिए, उस भारत की नींव आज से रखिए, और वह भारत जिसे हम बनाएंगे ना, हम ऐसा भारत बनाएंगे साथियों, जहां विकास के साथ संस्कार हो, जहां शक्ति के साथ शांति हो, जहां टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमैनिटी हो, जहां प्रोस्पेरिटी के साथ इक्वलिटी हो, जहां हमारे राइट्स के साथ ड्यूटीज हो, जहां डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी हो, जहां एम्बिशन के साथ इथिक्स हो, जहां फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ऐसा भारत जो केवल शक्तिशाली न हो बल्कि श्रेष्ठ भी हो। ऐसा भारत जो अपने नागरिकों को अवसर दे, ऐसा भारत जो अपने बेटियों को सम्मान दे, ऐसा भारत जो अपने किसानों को समृद्ध करे, ऐसा भारत जो अपने युवाओं को दिशा दे, ऐसा भारत जो अपने सैनिकों को सम्मान करे, ऐसा भारत साथियों जो विज्ञान और ज्ञान में विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा भारत जो प्रकृति का सम्मान करे। हम ऐसा भारत बनाएंगे जो मानवता के लिए आशा बनेगा। आज हम केवल 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे हैं, हम अपने अतीत को प्रणाम भी कर रहे हैं, हम अपने वर्तमान का मूल्यांकन कर रहे हैं और अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। साथियों, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया है ना, हमारे पीढ़ी को, और अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर भारत दें, एक सुरक्षित भारत, एक शिक्षित भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक इनोवेटिव भारत, एक इंक्लूसिव भारत, एक यूनाइटेड भारत, एक अखंड भारत, एक रिस्पॉन्सिबल भारत, और एक ऐसा भारत जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। तो आइए आज एक नया संकल्प लेके जाइए। मैं भारत को बदलने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं स्वयं बदलाव की शुरुआत करूंगा। मैं शिकायत कम करूंगा, योगदान अधिक दूंगा। मैं अधिकार मांगूंगा लेकिन कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं समस्या गिनाऊंगा नहीं, समाधान खोजूंगा। मैं केवल सफलता नहीं खोजूंगा, चरित्र भी बनाऊंगा। मैं केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, भारत के भविष्य की भी चिंता करूंगा, क्योंकि मैं केवल भारत में नहीं रहता, भारत भी मेरे भीतर रहता है। और अब 145 करोड़ से अधिक भारतीयों के हृदय में भारत बसता है। जब हर नागरिक अपने कर्म को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाता है, जब युवा अपने सपनों को राष्ट्र की आवश्यकताओं से जोड़ता है, जब विज्ञान को संस्कार मिलता है, जब शक्ति को जिम्मेदारी मिलती है, तब स्वतंत्रता को कर्तव्य मिलता है। तब राष्ट्र केवल विकसित नहीं होता, राष्ट्र महान होता है। आइए पूरी शक्ति के साथ कहें, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत,
समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, एकजुट भारत, जिम्मेदार भारत और विश्व के कल्याण में अपना योगदान देने वाला भारत। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मैं मिलता हूं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अवश्य सब्सक्राइब करें और राष्ट्र प्रेम अगर तनिक भी है तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें। मैं जल्द ही फिर से मिलता हूं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।